नमस्कार। ग्रहों की गोचरीय स्थिति पर रेगुलर वीडियो पाने के लिए साप्ताहिक राशिफल, मासिक राशिफल, त्रैमासिक राशिफल और ग्रहों के बाकी गोचर पर भी रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए, जिसके हिसाब से आप अपने जीवन में थोड़ी गाइडेंस प्राप्त कर सकें, इसके लिए मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है वो ऑल ये जो नोटिफिकेशन सेटिंग होती है इसको क्लिक करें, क्योंकि कभी कभी कुछ लोग बोलते हैं उनको नोटिफिकेशन नहीं मिलती। आशा करता हूँ चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और रेगुलर वीडियोस अवश्य आप देखेंगे। नमस्कार। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो मिथुन यानी कि जमिनाय के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है 27 अप्रैल से 3 मई 2026 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह मिथुन के लिए। जो मेरा साप्ताहिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः चंद्रमा और उनकी गति पे आधारित होता है। चंद्रमा एक बहुत विशेष ग्रह है, चंद्रमा की विशेषताएं बहुत हैं, लेकिन जब हम साप्ताहिक राशिफल की बात करते हैं तो पहला तो उनकी तेज़ गति, फिर उनका मन का कारक होना और फिर उनकी क्वालिटी कि वह जिस भी भाव, राशि, ग्रह आदि के साथ संबंध, संपर्क बनाते हैं उनको बहुत एक्टिवेट कर देते हैं। इन सभी कारणों से चंद्रमा का जो गोचर होता है वो बहुत विशेष होता है। चंद्रमा के गोचर के कारण हमारे मन, मस्तिष्क, विचार, स्वभाव, सोचने के तौर तरीके, दृष्टिकोण, हर चीज़ पर डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है और उसको समझने के लिए साप्ताहिक राशिफल बहुत विशेष होता है। इस अंधकारमय जीवन में ज्योतिष एक मात्र विद्या है जो हमें थोड़ा सा सहारा देती है, गाइड करती है। भले ही राशिफल बहुत ही सामान्य आधार पर दिए जाएं, लेकिन एक जनरल गाइडेंस के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि मिथुन है, जमिनाय है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। जहाँ से सूट और रिलेट आपको ज़्यादा करता है वहाँ से देखिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है लग्न से देखेंगे तो अच्छा, इनकेस नहीं पता है तो चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं। शुरू करते हैं इस अत्यंत महत्वपूर्ण राशिफल का। चंद्रमा आपके चौथे घर में आ जाएंगे, यानी कि कन्या में। ये होगा 27 अप्रैल रात के 11:30 के आसपास, और 30 अप्रैल रात दिन के 2 बजे तक चंद्रमा यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का चौथे घर में आना मिश्रित माना जाता है। मेरे हिसाब से तो नेगेटिव होता है थोड़ा सा, क्योंकि कारको भावनाशय दोष लग जाता है। पहले अच्छी चीज़ों की बात करते हैं। धन स्थान के स्वामी चौथे घर में आ रहे हैं तो घर में पैसा आएगा, और इन पर दृष्टि मंगल की भी है, शनि की भी है और बुध की भी है। मंगल लाभेश हैं तो चंद्रमा धनेश है, तो इनका कुछ भी योग होता है, मैं हमेशा बताता हूँ, धन और लाभ स्थान का योग किसी भी तरह से होता है तो उच्च कोटि का धन योग होता है। आप किसी की कुंडली उठाकर देख लीजिए, अगर इन दोनों भावों का मिलन हुआ है और कोई बहुत ही बुरा दरिद्र योग नहीं है। हाँ, ये चीज़ मैं कई बार समझाता भी हूँ कि कुंडली में अरिष्ट योग, दरिद्र योग भी होते हैं, उनको उनके कारण ही कुंडली विफल होती है। लोग देखते हैं कुंडली, अरे मेरा तो इतना अच्छा महायोग, कोई राजयोग बना हुआ है, और रिजल्ट क्यों नहीं मिल रहा मुझे? क्योंकि कुंडली में उनके कैंसल, क्योंकि ज्योतिष नहीं पढ़ी होती। अब ज्योतिष आजकल क्या है, इजी ज्योतिष, 2 दिन में ज्योतिष सीख रहे हो। ये आपके लग्न में गुरु बैठे हैं तो आपके 1000 दोष कम हो जाएंगे। वो व्यक्ति बेचारा परेशान है कि मेरे लग्न में गुरु बैठे हुए हैं, मेरा तो कोई भी दोष कम नहीं हो रहा। क्योंकि और कई ऐसी चीज़ें हैं जो कुंडली के जो अरिष्ट योग हैं, दरिद्र योग हैं, दुर्योग योग हैं, वो अगर ज़्यादा हैं तो आपके जीवन में दुख ज़्यादा रहेगा, ये सत्यता है। तो यहाँ पे अगर हम आए तो टॉपिक पे वापस आते हैं। धन योग बहुत अच्छा आपका बन रहा है, पैसे के लिए, प्रॉपर्टी के लिए बहुत सुंदर योग है। शनि का प्रभाव है जो आपके भाग्येश हैं, लक्ष्मी भाव के स्वामी, फिर से धन के लिए अच्छा है। लेकिन अष्टमेश होने के नाते थोड़ी वाणी में इनकम्प्लीटनेस यानी कि अपूर्णता, और शनि तो शनि है तो विषदोष बनेगा, तो थोड़ा सा ना नकारात्मक स्वभाव, घर में थोड़ा सा चिल्लम चिल्ली, घर में थोड़े लड़ाई झगड़े, और बुध नीच की अवस्था में देखते हैं तो कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं। अपने कभी कभी क्या होता है ना, हमारी इमोशनल वल्नरेबिलिटीज़ ज़्यादा हावी हो जाती है हम पर, और हम उसमें गलत कार्य करते हैं, गलत प्रकार के कार्य करते हैं, तो ये चीज़ें आपको बहुत तंग करेंगी। मेरे हिसाब से जितना अपने इमोशनल वल्नरेबिलिटीज़ पर काबू पाएंगे, खैर कहना आसान होता है, करना मुश्किल होता है। जब हम इमोशनली वल्नरेबल होते हैं तो किसी कारण से होता है। मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर आप इमोशंस पर देखिए किसी का कंट्रोल नहीं है,
अगर आप दुखी फील कर रहे हैं तो पहले ये देखिए या ढूंढिए कि वो दुख कहाँ से आ रहा है, रेदर देन कि उसको छुपाएं। हर व्यक्ति के अंदर भावनाएं होती हैं, किसी में कम किसी में ज़्यादा। तो आई थिंक यहाँ पर अपनी भावनाओं को समझें रेदर देन उनसे भागें। हम क्या करते हैं आज की डेट में, हम भावनाओं से भागते हैं, स्पेशली यंगस्टर्स। कई बार मैं यंगस्टर्स से बात करता हूँ, कहते हैं हम 20-20 साल के बच्चे दैट दे फील इमोशनली नम्ब, और मैं बहुत आश्चर्यचकित हो जाता हूँ कि इस एज में कैसे ये हो सकता है। पर उसके कारण बहुत है, जो इतना चीज़ें कॉम्प्लेक्स हो चुकी हैं हमारे समाज में, डिजिटलाइजेशन, फ़ोन, सोशल मीडिया। तो वो जो एक इनोसेंस होती थी ना बच्चे में, आजकल जो यंगस्टर्स हैं उनको बहुत कुछ पता है। इसी कारण से कहीं ना कहीं जीवन में इनोसेंस गायब हो चुकी है, इमोशंस गायब हो चुके हैं, और इमोशनल वल्नरेबिलिटीज़ आती हैं तो हम उससे भागते हैं। नवांश कुंडली बता रही है कि अपने भावनाओं पर नियंत्रण रखना पड़ेगा, जो भी हो थोड़ा ग्रेसफुल रहे। कभी कभी क्या होता है ना, जब हम भावनाओं में बह जाते हैं तो हम कुछ भी ऐसी चीज़ कर देते हैं जो हमारी प्रकृति के विरुद्ध है, हमारे नेचर के विरुद्ध है, और फिर बाद में हम लोगों को एक्सप्लेन करते रहते हैं। तो मैं तो खैर ये चीज़ें शायद समय के साथ ही समझ आती है। जब भी इमोशनली वल्नरेबल हो उस टाइम पे कम्युनिकेट कम ही करना चाहिए, क्योंकि उस टाइम हम जो भी बोलेंगे, कहेंगे, समझाएंगे, वो गलत ही यूजली या गलत प्रकार से निकलेगा। भले ही गलत ना निकले, गलत प्रकार से निकल सकता है। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में अपनी स्किल्स को और बढ़ाइए, अपने आप को और बेटर करने की कोशिश कीजिए, मौका मिलेगा। बिजनेस में ना आपको कनेक्शन बढ़ाना पड़ेगा अपने बिजनेस में, यानी कि अपने बिजनेस से। अभी लगता है कि सब सही चल रहा है, नॉर्मल चल रहा है, तो आपका इन्वॉल्वमेंट भी कम हो चुका है, लेकिन धीरे धीरे करके यही चीज़ जो लेड बैक एटीट्यूड है ये तंग करेगा। लव लाइफ, कभी कभी ना हमें सेलिब्रेट भी करना चाहिए किस चीज़ को, एक दूसरे के होने को। कभी कभी यू हैव टू बी थैंकफुल, या यू शुड बी थैंकफुल फॉर द अदर पर्सन टू बी इन योर लाइफ। हम ये चीज़ भूल जाते हैं। तो एक दूसरे की प्रेजेंस को ही सेलिब्रेट कीजिए, वो टाइम उसके लिए बहुत अच्छा है। वैवाहिक जीवन, अपने मन को शांत रखिए, क्योंकि चौथे भाव में चंद्रमा है, फैमिली का भाव है, तो कभी कभी ना चुप ही रहना चाहिए, टाइम वैसा ही है। स्टूडेंट्स, क्रिएटिविटी दिख रही है जो अच्छा है। जहाँ तक सेहत की बात है, कफ की प्रॉब्लम, बीपी की प्रॉब्लम, नसों की प्रॉब्लम, सर्वाष्टक में आपका भाग्य स्थान अत्यंत बली है। ये अपने आप में अंकित कर रहा है कि हफ्ते का शुरुआती भाग जो है वो प्रॉपर्टी और जो मेटलिस्टिक चीज़ें हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। भावनात्मक तौर पर थोड़ा सा तंग करेगा। आपके कोई गुरु आदि हैं तो उनके साथ समय बिताइए, या उनके सानिध्य में जाइए, या महादेव के सानिध्य में जाकर उनकी आराधना कीजिए। मैं हमेशा कहता हूँ उनसे बड़े गुरु कोई भी नहीं है। हर चीज़ की अगर, हर विद्या की अगर कोई उत्पत्ति हुई है तो केवल महादेव से हुई है। लोग अपने अपने पंथ के अनुसार कभी कभी ऐसी चीज़ें बोल सकते हैं कि, खैर वहाँ पे मैं जाना नहीं चाहता, लेकिन महादेव के से बड़े कोई गुरु या जिन्होंने संस्कृत, जिनके केवल नाद से संस्कृत, जिनके डमरू से संस्कृत की भाषा जो है वो या शब्द निकल गए, हर चीज़ की कोई भी आप विद्या देखिए, तंत्र विद्या, ज्योतिष विद्या, वहाँ पे शुरुआत महादेव से ही होती है। तो कोई नहीं मिलता गुरु, कोई आवश्यकता नहीं है, केवल महादेव के सानिध्य में जाइए, उनसे बड़े गुरु कोई नहीं है। 30 अप्रैल बुध आ जाएंगे, चंद्रमा आ जाएंगे आपके पंचम भाव में, यानी कि तुला में, दिन के 2 बजे, और 2 मई रात के 11 बजे तक यहीं पर रहेंगे। इसी दिन बुध का गोचर भी होगा और वो आपके 11वें घर में चले जाएंगे, क्योंकि चंद्रमा पर सीधा इम्पैक्ट है, तो उनको मैंने अंकित कर दिया है। पंचम के चंद्रमा यूँ तो अच्छे ही होते हैं, यहाँ पर चंद्रमा पर ना प्रभाव बहुत ज़्यादा है। गुरु, मंगल, सूर्य, बुध, राहु, 1 2 3 4 5। मैं कई बार इस चीज़ को बताता हूँ कि चंद्रमा पर बहुत सारे ग्रहों का प्रभाव अच्छा नहीं होता, स्पेशली फॉर मेंटल पीस। पहले अच्छी चीज़ों की बात करते हैं। फिर से मंगल चंद्र की युति, तो संबंध बन रहा है, युति नहीं संबंध बन रहा है, धन के लिए अच्छा है। गुरु का प्रभाव है, और गुरु एक राशि बदलने वाले हैं, उच्च अभिलाषी अवस्था में है, तो बिजनेस हो या करियर हो, कोई नई अपॉर्चुनिटी आ सकती है, कोई नया आइडिया आ सकता है। सूर्य का प्रभाव है जो तीसरे घर के स्वामी हैं और 11वें घर से देख रहे हैं, इच्छाओं की पूर्ति। बुध का प्रभाव है जो लग्नेश है, और बुध आदित्य योग, यानी कि आइडियाज़, क्रिएटिविटी, ऑब्स्टेकल्स रिमूवल थ्रू
थॉट प्रोसेस, सब कुछ अच्छा दिख रहा है। लेकिन देखिए, आप अगर आप डायबिटिक हैं, आप कभी कभार एक रसगुल्ला खा लें तो चल जाता है, पर अगर डायबिटिक हैं या नॉर्मल भी हैं, अगर आप बहुत सारे रसगुल्ले खा लें तो फिर, या बहुत मीठा खा लें तो बॉडी पर उसका इम्पैक्ट आता ही है। वैसे ही जब चंद्रमा जो मन के कारक हैं, जब इतने सारे ग्रहों का प्रभाव होगा, वो शुरुआत तो क्रिएटिविटी, ऑब्स्टिकल रिमूवल और थॉट प्रोसेस बीइंग एक्टिव से होगा, लेकिन वो चीज़ बहुत जल्दी ओवर थिंकिंग की तरफ जा सकती है। और क्योंकि चंद्रमा केमद्रुम योग में है तो इसकी संभावना बहुत बढ़ जाती है। थोड़ा ध्यान दीजिएगा। नवांश कुंडली बता रही है कि बहुत प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकेंगे अगर मेंटल कंट्रोल थोड़ा सा रखा तो। दशांश कुंडली कारक क्षेत्र में डिटर्मिनेशन की कमी दिख रही है, डिटर्मिनेशन रखिएगा। बिजनेस में कुछ नई शुरुआत करने का मौका मिलेगा। लव लाइफ जहाँ तक है, मेरे हिसाब से थोड़ा सा ना थोड़ा लॉजिकल कभी कभी होना पड़ता है। वैसे तो मैं हमेशा कहता हूँ कि रिलेशनशिप, संबंधों में, नॉट ओनली लव लाइफ आदि, उसमें हृदय का उपयोग ज़्यादा होना चाहिए, बट ऐसा नहीं कि केवल वही हो। कभी कभी थोड़ी रैशनल और लॉजिकल अप्रोच भी लगानी चाहिए। ये टाइम है तो थोड़ा सा लॉजिकल और प्रैक्टिकल रेदर आपको होना चाहिए। वैवाहिक जीवन, बैलेंस गायब रहेगा, बैलेंस ढूंढिएगा। स्टूडेंट्स, सेहत अच्छी नहीं दिख रही, बाकी तो ठीक है, अपनी सेहत पर ध्यान दीजिएगा। सेहत की अगर हम बात करें तो एंग्जाइटी, पेट की प्रॉब्लम, हड्डियों की प्रॉब्लम, स्किन डिसऑर्डर, सर्वाष्टक में आपका अष्टम भाव बली है। ओवर थिंकिंग बहुत रहेगी, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग रहेगी हफ्ते के इस भाग में तो, बल्कि अगला भाव भी बहुत अच्छा नहीं दिख रहा क्योंकि चंद्रमा नीच के हो रहे हैं, अष्टम में जा रहे हैं। तो आई थिंक ओवर थिंकिंग इस टाइम, इस हफ्ते बहुत तंग करेगी। 2 मई 11 बजे रात के चंद्रमा आपके छठे घर में आ जाएंगे, यानी कि वृश्चिक में, और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। अब देखिए कि शुक्र का प्रभाव तो अच्छा है, शुक्र विपरीत राजयोग बना रहे हैं, तो विदेश का काम, पैसे का काम, लिखा पढ़ी का, वीज़ा का कोई काम है, इमिग्रेशन का काम है, वो पूरा हो सकता है। लेकिन केमद्रुम योग के चंद्रमा, छठे घर के चंद्रमा और नीच के चंद्रमा, ऊपर से शकट योग भी बन गया, फ्रस्ट्रेशन का लेवल अलग ही जगह पर। ये वो टाइम है जब आप कंपैरिजंस बहुत करेंगे, उसके पास ये है, मेरे पास ये नहीं है, क्यों नहीं है। देखिए, प्रारब्ध बहुत बड़ी चीज़ होती है। बहुत बार होता है कि हमें लगता है कि हम बहुत ज़्यादा डिजर्विंग हैं, और कई बार होता भी है ये, कई बार नहीं भी होता। कुछ लोगों को लगता है कि हमें सब कुछ आता है, लेकिन असल में ज़्यादा नहीं आता। लेकिन प्रारब्ध बहुत बड़ी चीज़ है। तो किसी के पास अगर कुछ है, अब कोई बोलेगा कि भाई एक व्यक्ति अमीर घर में पैदा हो गया, उसके पास क्या टैलेंट है, उसके पास सब कुछ है। हाँ, वही उसका प्रारब्ध है और शायद वो आपका नहीं है। तो उस चीज़ को लेकर, जैसे मैंने कहा, कंपैरिजंस मत कीजिएगा कि ना उसके पास ये आ गया, उसने गाड़ी ले ली। यहाँ पे अगर आप वो कंपैरिजन वाले जोन में गए ना, बहुत दिक्कत होगी। और गुरु से छठे घर में है, शकट योग बन रहा है, काम अटकेंगे, तो टाइम मैनेजमेंट पर ध्यान दीजिए। नवांश कुंडली कह रही कि एकदम पर्पस नहीं है लाइफ में इस टाइम पे। पर्पसलेस लाइफ बहुत असहज हो जाती है। अगर जीवन में एक पर्पस है या कुछ, देखिए अब इसमें ये बड़ा टॉपिक हो जाता है, एम एंड ऑब्जेक्टिव्स में फ़र्क होता है। ऑब्जेक्टिव्स बहुत सारे हो सकते हैं, एम एक ही चीज़ एम एक ही हो सकता है। ये थोड़ा सा फिर फिलोसॉफिकल साइड में चले जाता है। लेकिन मेरे हिसाब से एक पर्पस रखिए अपने जीवन में कि मुझे क्या अचीव करना है, वो शॉर्ट टर्म हो या लॉन्ग टर्म हो, इस पर ध्यान देंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। जहाँ तक दशांश कुंडली की बात है, आपको अपने काम को प्रोटेक्ट करना आना चाहिए कि वो टाइम है जब शायद ना आपके काम का श्रेय कोई और ले जाएगा। बिजनेस ठीक है सब कुछ, लेकिन खर्चे बढ़ सकते हैं। लव लाइफ, अगर कोई छोटी मोटी बहस रिसेंटली हुई है, माफ़ करके आगे बढ़िए। वैवाहिक जीवन, थोड़ी ग्रेटिट्यूड की भावना ले आइए। कभी कभी क्या होता है ना, हम चीज़ों को इतना फॉर ग्रांटेड लेते हैं, स्पेशली वैवाहिक जीवन में, और उसके कारण चीज़ें बहुत बोरिंग सी हो जाती हैं। सपोज कीजिए आपका लव लाइफ था, रिलेशनशिप था, और वहाँ से आपकी शादी हुई, तो दोनों में से किसी की एक में मन में रह सकता ना कि पहले जैसा था अब वैसा क्यों नहीं है। यूजली अगर हम एक बहुत ही मैक्रो लेवल पर देखें तो यूजली महिलाएं क्योंकि इमोशनल होती हैं ज़्यादा, तो वो हमेशा एक्सपेक्ट करती हैं कि भाई जैसा पहले था वैसे हो। मैन, वैसे ये सत्य है नहीं, लोग जो पुरुष हैं वो इमोशंस दिखाते नहीं हैं, बल्कि कई जगह पर पुरुष ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। पर क्योंकि समाज की एक मांग होती है कि भाई ये जो पुरुष है उसको बहुत संवेदनशील नहीं होना चाहिए, क्योंकि कई अलग अलग प्रकार के उन पे
उनके नाम पड़ जाते हैं, और वो बचपन से सिखाया जाता है कि यू हैव टू बी वेरी स्ट्रांग, यू शुड नॉट शो योर इमोशंस। पर जैसा मैंने कहा, ये जो एक इमोशनल जो एक थोड़ी सी भिन्नता होती है, ये प्राकृतिक होती है। तो कहीं ना कहीं अपने लाइफ पार्टनर के प्रति थोड़े ग्रेटिट्यूड रखिए और उनको स्पेशल फील कराइए। ये टाइम ऐसा अवश्य थोड़े थोड़े अंतराल में ना ऐसा करना चाहिए, और दोनों को ही करना चाहिए, किसी एक की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं। एंटाइटल नहीं रहना चाहिए, किसी को भी वैवाहिक जीवन में अपने आप को एंटाइटल नहीं समझना चाहिए कि मैंने तुमसे शादी करी तो बहुत अच्छा तुम्हारा फ़ायदा कर दिया या तुम्हारा जीवन संवार दिया। ये जिस दिन किसी एक व्यक्ति में आ जाती है, एक पार्टनर में आती है, वहीं पर वैवाहिक जीवन खराब होना शुरू होता है। स्टूडेंट्स, विश्वास बढ़ाइए अपने ऊपर, अपने अंदर विश्वास की कमी। खैर, मिथुन और कन्या वाले जो जातक होते हैं, इंटेलिजेंट बट ऑलवेज लैक कॉन्फिडेंस, तो कुछ ऐसी चीज़ें करिए, मे बी तैयारी कीजिए और कुछ साधनाएं आदि कीजिए, जिससे मैं हमेशा स्टूडेंट्स को बोलता हूँ कि जितने भी जो सुन रहे हो स्टूडेंट्स, आपको 2 चीज़ें बिना अपनी कुंडली देखे करनी चाहिए। पहला, गायत्री जाप। अब इसमें मत पड़े, कहीं कहीं पे कहते हैं कि महिलाओं को नहीं करना चाहिए, बहुत कंट्रोवर्सीज हैं, करा कीजिए, कोई ऐसी दिक्कत नहीं। कर सकते हैं गायत्री जाप और गणेश जी की आराधना। जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको ये 2 चीज़ अवश्य करनी चाहिए, बहुत लाभ मिलेगा। सेहत की जहाँ तक बात है, हड्डियों की प्रॉब्लम, गले के रोग और हार्मोनल प्रॉब्लम, सर्वाष्टक में आपका सप्तम भाव बली है। जीवन में ना बैलेंस लाने की कोशिश कीजिए। अभी लगता है कि जीवन डगमगा जाता है बैलेंस ना होने के कारण, और प्रॉब्लम बढ़ती जाती है। खैर, ईजियर सेड देन डन, लेकिन जितना हम प्रयास करते हैं कि चलो भैया कुछ तो स्टेबिलिटी आए, उतना हमारे लिए अच्छा रहता है। उपाय के स्वरूप में आपको गणेश जी को मीठा पान चढ़ाना है और ओम एक दंताय नमः मंत्र का 108 बार जाप करना है। आशा करता हूँ वीडियो काम आएगा। चैनल पर नए सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।